आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू दोंगवा जिसके अंदर कहानी होने वाली है हमारे यांग काई की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। साथ ही में उसको मिलती है एक मैजिकल बुक जो कि एक ब्लैक बुक होती है। उसकी वजह से बन जाता है मार्शल पीक, मतलब कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता जाता है और इस कहानी के एंड तक ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि एक वर्ल्ड को खुद ही क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले यांग काई की जर्नी की, वो कैसे ज़्यादा पावरफुल बनता है। इसके 3 एपिसोड अभी अभी बिल्कुल रिलीज हुए हैं, जिसमें से मैं पहला एपिसोड जो आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके 2 एपिसोड भी जल्दी से आ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांग काई फाइट कर रहा होता है एक बंदे के साथ और इस फाइट के अंदर यांग काई काफी ज्यादा पिट रहा होता है। साथ में हमें दिखाया जाता है एक बुक के अंदर कोई सर्कल लगा रहा होता है जो कि इसकी कमजोरियों को नोट कर रहा होता है। यांग काई यहाँ पर काफी लोगों से फाइट करता है, बस सभी से पिट जाता है और किसी से भी जीत नहीं पाता है। सभी लोग इसको बहुत ज्यादा पीटते हैं, बट यहाँ पर से यांग काई किसी को भी कुछ भी नहीं कर पाता है। यांग काई की आंखें बंद हो जाती हैं, तभी थोड़ी सी आंख खुलती है और हमें दिखाया जाता है एक एल्डर जो कि यहाँ पर से आ रहे होते हैं। सीन कट होता और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज्यादा प्यारा नजारा। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है उसके अंदर यहाँ पर से वही एल्डर होते हैं, साथ में यहाँ पर से यांग काई भी होते हैं और एल्डर उसकी चेकिंग कर रहे होते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारी हड्डियां जो काफी ज्यादा कमजोर हैं और तुम प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हो। तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम माउंटेन से नीचे चले जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बट यांग काई कहने लगता है कि डिसाइपल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है, प्लीज एल्डर मुझे एक चांस दीजिए। उसके बाद तो एल्डर भी कहने लगते हैं कि अगर तुम जाना नहीं चाहते तो सेक्ट के रूल को फॉलो करते हुए तुम्हें यहाँ पर से काम करने पड़ेंगे। क्या तुम यहाँ पर काम करना चाहोगे? तभी यांग काई इनका आंसर देते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, मैं जरूर करूंगा। तभी एल्डर इससे कहने लगते हैं कि अगर तुम 3 साल के अंदर बॉडी टेम्परिंग का 3rd लेवल पार नहीं कर पाए तो तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया जाएगा और फिर यहाँ पर से तुम्हें दाखिला नहीं मिलेगा। तो यांग काई भी यहाँ पर से कहने लगता है कि मैं अगर 3 साल के अंदर जो यहाँ पर से नहीं कर पाया तो डिसाइपल भी कुछ नहीं करेगा और बिना कुछ का यहाँ से चले जाएगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि यांग काई कहने लगता है कि मुझे कुछ टिप्स दीजिए 3rd लेवल के बॉडी टेम्परिंग मंत्र के बारे में। और साथ में यहाँ पर से एक बंदा जो होता है वो थूकते हुए जमीन में कहने लगता है कि मुझे एडवाइस दीजिए 5th लेवल के बॉडी टेम्परिंग मंत्र के बारे में। तो यहाँ पर से एक लड़की होती है, वो बहुत लोगों के साथ वो आगे कहने लगती है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि एक 3rd लेवल का बॉडी टेम्परिंग मंत्र 5 लेवल के बॉडी टेम्परिंग मंत्र से जीत जाएगा? क्या ये मैच फेयर भी है? तभी यहाँ पर से एक बंदा जो है वो कहने लगता है कि इसमें बुरा क्या है, वो 5th लेवल पे एंड वो 3rd लेवल पे, तो यहाँ पर से वो उससे कुछ सीख सकता है। साथ ही में सेक्ट्स के रूल है कि यहाँ पर से कोई भी किसी से फाइट कर सकता है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर से सब जगह दिखने वाले हो? तभी वो लड़की को बताने लगता है रूल्स के अकॉर्डिंग जो सभी डिसाइपल्स है वो एक दूसरे से फाइट करने के लिए जो तैयार रहते हैं और यहाँ पर से जो 5 दिन में हर कोई बंदा किसी से भी फाइट कर सकता है। जैसे यांग काई ने यहाँ पर से पहले फाइट की थी, वो इंजर्ड हो चुका था तो मैंने उसको फिर से चैलेंज कर दिया था। मतलब कि गाइस आप लोग इससे सोच सकते हो कि यहाँ पर से यांग काई इंजर्ड था, उसके बाद भी यहाँ पर से 5 दिन पूरे होने के बाद इस मोटू ने उसको चैलेंज कर दिया था और उसको बहुत ज्यादा फिर से पीटा था। सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता फाइट स्टार्ट हो चुकी होती। यांग काई यहाँ पर से जाता है, उसको यहाँ पर से घुसा मार देता है, बट यहाँ पर से जैसे दोनों के पंच टकराते हैं तो यांग काई के हाथ में काफी ज्यादा यहाँ पर से इंजरीज हो जाती है, जिसके बाद तो ये बंदा काफी ज्यादा हंसने लग जाता है एंड यहाँ पर से यांग काई फिर से तैयार हो जाता है इससे फाइट करने के लिए और यहाँ पर से काफी खतरनाक सी जो फाइट होने लग जाती है। तभी एक आवाज आने लगती है कि तुम जैसे कचरे को हमने सोचा थी बहुत पहले निकल जाओगे, बट तुम यहाँ पर 3 साल तक ऑलरेडी टेक चुके हो और तुम हर बार फाइट करते हो, कभी भी सरेंडर नहीं करते हो बल्कि मरने के लिए तैयार रहते हो। क्या ये तुम्हारा एक रिकॉर्ड है? सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की हमें दिखाई जाती है जो कि एक पेड़ पर बैठी हुई होती है और सभी कुछ यहाँ पर से देख रही होती है। यहाँ पर भी यांग काई की काफी ज्यादा पिटाई हो रही होती है जो कि उस बंदे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, बट वो बंदा यांग काई को काफी ज्यादा पीट रहा होता है। तभी एक बंदा कहने लगता है वाह वो तो बिल्कुल भी नहीं डरता है फील्ड पे मरने से। तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की यहाँ पर से कुछ लिख रही होती है जो कि हमने पहले देखा था कि एक बंदा कुछ नोट डाउन कर रहा था, तो वो ये लड़की ही होगी पक्का। सीन शिफ्ट होता है लोगों की तरफ जो कि कहने लगते हैं कि चलो बैट लगाते हैं कि यहाँ पर से यांग काई कितने राउंड तक टिक सकता है और तभी यहाँ पर से कुछ लोग आ जाते हैं बोर्ड को लेकर और लगाने लगते हैं बैट। तभी हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और मैं दिखाया जाता है यांग काई यहाँ पर से फिर से उठ जाता है। यांग काई उठने के बाद इस बंदे पे फिर से हमला कर देता है, बट ये बंदा यांग काई को फिर से बहुत ही दर्द होता है, जिसके बाद तो यहाँ पर से यांग काई का खून भी निकलने लग जाता है। यांग काई जमीन पे लेटा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें फिर से लड़ना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा फाइट कर रहा होता था यांग काई से, तो यहाँ पर से सभी से कर रहा होता है कि थैंक यू आप सभी का मुझे सपोर्ट करने के लिए, बट सभी के सभी लोग तो इधर उधर देखने लग जाते हैं, मतलब कि ये कहने लगते हैं कि इसको पता नहीं है कि यांग काई कितना लड़ता है। वो फील्ड पर अपनी
जान देने के लिए भी तैयार रहता है और ये अभी से यहाँ पर कांग्रेचुलेशन बोल रहा है हम सभी को। क्या ये पागल हो चुका है? क्या ये पहली बार फाइट कर रहा है यांग काई के साथ? अभी हमें दिखाया जाता है कि यांग काई भी फिर से खड़ा हो चुका होता है और कह रहा होता है कि आ जाओ फिर से। तभी वो बंदा भी कहने लगता है कि अगर तुम मरने से नहीं डरते तो आ जाओ चलो, और दोनों में फिर से फाइट हो जाती है। पेड़ पे जो लड़की बैठी हुई है वो भी सोच रही होती है कि अब तक 148 गेम्स हार चुका है और हर 5 दिन के अंदर चैलेंज करता है, बट हर बार इसकी हार ही होती है, कभी जीत नहीं पाता और कोई भी इंप्रूवमेंट भी नहीं हुई है इसके अंदर। और उसके बाद तो हमें दिखाया जाता है यांग काई भी इस बंदे को एक किक जड़ देता है, जिसके बाद तो इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाकी लोग भी इस बंदे को कहने लगते हैं कि बिल्कुल भी हारना मत, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर से बंदा इसको बहुत ज्यादा फिर से पीटने लगता है और यांग काई यहाँ पर से फिर से बहुत ज्यादा पीट के फिर से खड़ा हो जाता है, बट यहाँ पर से हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर तो ये बंदा यांग काई को और भी ज्यादा पेलता है और जिसके बाद तो यांग काई यहाँ पर से लेट ही जाता है, बट यांग काई फिर से खड़ा होता है इससे फाइट करने के लिए। और ये देखने के बाद तो लड़की भी यहाँ पर से चौंक जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखने लगती है और कहती है कि बस हार मान लो, तुम्हें ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तभी ये बंदा भी जो परेशान हो चुका होता है इसके यहाँ पर से पिटाई करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर से बंदा बार बार यांग काई की पिटाई कर रहा होता है और ये कहने लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है, तुम इतना यहाँ पर से मरना ही चाहते हो तो ठीक है फिर। और ये बंदा यहाँ पर से किक मार देता है यांग काई को और तभी यहाँ पर से एक मोटा बंदा होता है और कहने लगता है यहाँ पर तुम्हें इस बंदे को बहुत पहले ही हरा देना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल भी उतना लायक नहीं कि ये तुमसे इतना ज्यादा फाइट कर सके। तभी यहाँ पर से मोटा मारने वाला होता है यांग काई को। एक बार यहाँ पर से जो लड़की होती है इसके मार देती है पैर में एक चीज, जिसके वजह से तो यहाँ पर से घुटने पे आ जाता है और कहने लगता है कि मैं घुटने पर कैसे आ चुका हूँ। तभी यहाँ पर से एक बंदा होता है जो कि कहने लगता है कि यहाँ पर से काफी सारे एल्डर्स वगैरह होते हैं और वो फाइट्स पे नजर रख रहे होते हैं और अपने डिसाइपल्स को कुछ होने नहीं देते। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर से एक लड़की जो वही वाली लड़की होती है वो यांग काई के पास आ जाती है और यांग काई को घसीटते हुए ले जाती है और उसको एक पेड़ की जो ऊपर बिठा देती है, मतलब कि पेड़ के सहारे से बिठा देती है। यांग काई भी सोच रहा होता है कि मैं हर बार एक बंदे को चैलेंज करता हूँ जो कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी जो लड़की कह रही होती है, सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता तुम क्यों बार बार इस कंपटीशन में मरने के लिए तैयार हो जाते हो। और ये कहने के बाद जो लड़की यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है फिर से यांग काई की तरफ और यहाँ पर भी सूरज निकल चुका होता है और यांग काई यहाँ पर से फिर से देखने लगता है अपने ब्लड को और कहने लगता है कि मैं फिर से हार चुका हूँ। तभी यांग काई देखता है कि उसके हाथ में एक बोतल रखी हुई होती है जो कि एक पेन किलर की बोतल होती है और वो कहने लगता है कि थैंक यू, तुम मुझे हर बार साइलेंटली देखती हो और मैं हर बार हार जाता हूँ और तुम्हें हर बार जो मुझे पेन किलर देना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर से यांग काई भी जाने लगता है और कहने लगता है कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए जरूर जीतूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। देखकर ऐसा लगता है कि 3 साल का पीरियड आ रहा है, अगर मैंने कुंचिंग बॉडी का 3rd लेवल पार नहीं किया तो फिर मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा तुम्हें मिलने का। और उसके बाद तो यहाँ पर से यांग काई जाने लगता है जिसके पैरों में काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और कमेंट में बचे हुए दोनों एपिसोड का भी जरूर से बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आप सभी को हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांग काई आ चुका होता है अपने घर के अंदर जो कि बिल्कुल मामूली सा दिख रहा होता है। इसके अंदर बस एक बेड ही होता है जो कि सोने के लिए होता है, बाकी यहाँ पर से बर्तन वगैरह एक आधी है। जैसे यांग काई घर के अंदर आता है तो सबसे पहले वो दीपक को जलाता है। तभी यांग काई को दर्द होने लगा। हमें लिक्विड की बोतल को दिखाया जाता है और यांग काई कहने लगता है कि इसमें ज्यादा लिक्विड नहीं होगा तो मुझे इसका इस्तेमाल जो ध्यान से करना होगा। उसके बाद तो वो पानी में थोड़ा सा डाल देता है और अपने कपड़े से यहाँ पर से उसमें से थोड़ा निकाल लेता है और अपनी चोट पर लगाने लगता है। उसके बाद तो वो अपने बेड पर आ जाता है। उसके बाद वहां पर से हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से खून निकलने लगता है और खून की बूंद जो है उसके ईंट पर जो है गिर जाती है। जिस ईंट पर वो सर रख के सो रहा होता है उसमें काफी सारा जो यहाँ पर से ओरा बनने लगता है और पीला पीला चमकने लग जाता है और उसकी खून की बूंद वहां पर जारी होती है जो कि वो ईंट जो एब्जॉर्ब कर ले रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यांग काई एकदम से अचानक से उठता है और उसके पीछे हमें नजर आता है ईंट जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर से ओरा फेंक रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यांग काई आ चुका होता है एक अलग जगह पर जहाँ पर कह रहा होता है तो एक केव के जैसा है जहाँ पर मुझे स्टोन पिलो मिला था सबसे पहले। क्या ये सब कुछ स्टोन पिलो की वजह से हो रहा है? उसके बाद तो जो उसके हाथ में खून लगा हुआ होता है वहाँ पर स्टोन पे लगाने लगता है और जिसके बाद तो वहाँ पर से कुछ शब्द
शब्द बनकर आ जाते हैं, गोल्डन वॉर अराइव्स नाम के लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद तो यांकाई कहने लगता है ये स्टोन पिलो तो सच में एक हिडन ट्रेजर है, इसने मेरे खून को पी लिया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यांकाई अभी भी बिस्तर पर सो रहा होता है, मतलब कि अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पर आया है। तभी जो स्टोन पिलो होता है वो जाने लगता है आगे की तरफ और यांकाई उसके पीछे भाग रहा होता है। स्टोन पिलो काफी ज्यादा दूर जा चुका होता है और यांकाई भी उसके पीछे भागते भागते एक चट्टान के पास आ जाता है और एक बंदा यहाँ पर से आता है और यांकाई को गुस्सा मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे फिर से पंगा लेने की। और उसके बाद तो यांकाई यहाँ पर से नीचे गिरने के लिए बचता है और ये कहने लगता है यांकाई जब तक तुम मुझसे हार नहीं मान लेते मैं तुम्हें ऊपर नहीं खींचूंगा। यांकाई भी कहने लगता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ऊपर आ सकता हूँ। तो बंदा कहने लगता है सच में, और उसके बाद तो वो यांकाई के हाथ को दबाने लगता है अपने पैर से कि जो दुजुन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा, आखिरकार तुम हो कौन। तो ये बंदा कहने लगता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ क्या एरोगेंट यांकाई मुझसे दया की भीख मांगेगा। अगर तुम अपना टाइम ऐसी बर्बाद करते रहे तो तुम नीचे गिर जाओगे, उसके बाद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जिसके बाद तो यांकाई भी कहने लगता है तुम्हारे सपनों में, और ये सुनने के बाद वो बंदा उसको लात मार देता है। जिसके बाद तो यांकाई नीचे गिर जाता है और वो पानी के अंदर चले जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर काफी सारे बुलबुले निकलने लगते हैं और रिवर के अंदर भी काफी सारी चेन लगी हुई होती है, जिसके पास जो यांकाई गिर रहा होता है और चेन में काफी सारे तालिस में बंधे हुए होते हैं, जो कि यहाँ पर से जैसे यांकाई उसको टच करता है तो उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। जैसे यांकाई यहाँ पर से उन चेनों पे हाथ लगाते तो चेन गोल्डन चमकने लग जाती है और यांकाई उनको तोड़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गोल्डन चेन जो जाती है एक स्केलेटन के हाथ के पास जाती है, जो कि बिल्कुल स्केलेटन के जैसा लग रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यांकाई रिवर के बाहर आ चुका होता है, जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और रिवर के सामने देखते तो हमें दिखाया जाता है वहां पर से एक बंदा निकल के आ रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और उसके हाथ बिल्कुल स्केलेटन की तरह दिख रहे होते हैं। जिसको देखने के बाद तो यांकाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये बंदा भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है, जो कि बिल्कुल चेनों से बंधा हुआ होता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन और ये कौन सी जगह है। ये बंदा कहने लगता है कि तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है, मैं तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हूँ। तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक अनडाइंग पावर को आग दे सकता है, तो बच्चे तुम क्वालिफाइड हो मेरी असली बॉडी को देखने के लिए। और ये बंदा कहने लगता है कि मैं स्टोन पिलो के अंदर काफी समय से जो कैद पड़ा हुआ था और मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से उसके बाहर आया हूँ। के बाद तो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा अच्छे इस्तेमाल के लिए। और उसके बाद तो वो उठा लेता है यहाँ पर से यांकाई को और उसकी ऑरा को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लग जाता है। जिसके बाद तो यांकाई भी काफी ज्यादा चीख रहा होता है। तभी जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है कि गिव अप कर दो, इतना ज्यादा पेन मत सहो और ना ही तुम इतना पेन सह पाओगे। जिसके बाद तो हमें दिखाया जाता है यांकाई बिल्कुल से यहाँ पर से बोल रहा होता है क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी ऊपर से एक आत्मा सी आती है और कहने लगती है कि तुम्हारा टाइम नहीं हुआ यांकाई अभी भी गिव अप करने का, तुम गिव अप ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद तो उसके चेहरे पे हाथ रखने लगती है और कहने लगती है लिंक्सिया ऑफ पवेलियन के इतने साल एंटर होने के बाद तुमने इतनी बुलीड होने के बाद भी सरवाइव कर लिया। तभी यांकाई कहने लगते है कि मुझे और उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उसके बाद तो वो एक सपने में खो जाता है जहाँ पर वो फाइट कर रहा होता है। तभी वो औरत कहने लगती है कि लाइफ एंड डेथ बैटल कौन सी थी तुम्हारे लिए, उसको याद करो और गिव अप मत करो, अभी भी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है गिव अप करने का। ये कहने के बाद जो वो औरत की आत्मा होती है वो यहाँ से चली जाती है। यांकाई भी इसके लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि अभी समय नहीं हुआ है गिव अप करने का। और वो अपने हाथों से इसके जो हाथ होते हैं उसको छुटाने लगता है स्केलेटन वाले हाथों को। तो यहाँ पर से उसका जो खून होता है वो भी यहाँ बंद हो चुका होता है, बस यहाँ पर से घाव दिख रहे होते हैं बस। इसके बाद तो यांकाई उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यांकाई उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है और कहने लगता है कि इस बार मैं आखिरकार जीत गया है ना। उसके बाद तो उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लग जाती है। यांकाई अपने सपने से बाहर आते हैं और अपने शरीर को चेक करने लगते हैं। तभी उसके सामने दिखाया जाता है वही बंदा, बट यहाँ पर से वो एक टाइम के लिए आया था, उसके बाद यहाँ पर से फिर से वो गायब होने लगता है। बट यांकाई अपने शरीर को चेक करता है और कहने लगता है कि मेरी बॉडी पे जो स्कार थे वो सभी के सभी गायब हो चुके हैं। यांकाई अपने बेड को देखने लगते हैं तो काफी ज्यादा अजीब है, मेरा स्टोन पिलो कहाँ पर चला गया, क्या ये सभी कुछ रियल था, क्या मैंने एक ही बार में काफी सारे रियल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया है, मेरी बॉडी इतनी भारी क्यों लग रही है मुझे। यांकाई कहने लगता है कि मुझे इस ब्लैक बुक के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और वो मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। क्या सच में मैं जो भी सोचूंगा वो इसके अंदर आ जाएगा? क्या ये हो सकता है कि सोल स्टेन एक सीक्रेट ट्रेजर था जो कि लेजेंड द्वारा बनाया गया था? सभी लोगों के थॉट में अलग अलग चीजें होती हैं कि वो क्या मंगवाना चाहते हैं। ये हो सकता है कि ये ब्लैक बुक मैजिक स्टोन के अंदर, उसके बाद तो सारी खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है और उसके बाद बुक के पास आता है और कहने लगता है तो मैं कुछ मैजिक मेथड को अपने ट्राई करना चाहता हूँ इस बुक के अंदर, अगर वो मुझे मिल सकते हैं तो। तभी यांकाई के थॉट से प्राउड गोल्डन बॉडी की टेक्निक उसके पास आ जाती है। यांकाई बुक
को देखते हुए कहने लगता है कि देखकर ऐसा लगता है कि इसने जो स्केलेटन को एब्जॉर्ब कर लिया है पूरा, मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, तो फटाफट से मैं इसमें से कुछ जो टेक्निक को चुरा लेता हूँ। और यही फर्स्ट मेथड है इस टेक्निक का। और उसके सामने बॉडी क्विंचिंग का एक चैप्टर आ चुका होता है और यांकाई इस वक्त सिर्फ यही टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। यांकाई कहने लगता है कि कुछ टाइम के अंदर सूरज निकल जाएगा, बट सूरज यहाँ पर से निकल चुका होता है। यांकाई कहने लगता है कि मुझे इसको जल्दी से ट्राई करना होगा। उसके बाद तो यांकाई बाहर चले जाता है और इसको ट्राई करने लग जाता है। तभी यांकाई वहाँ पर बैठ जाता है और एक बॉल बनाने लगता है जो कि बहुत ज्यादा और से बड़ी पड़ी होती है और उसके अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो बॉल उसके हाथ के अंदर जाती है, यांकाई खड़ा होता है और उस बॉल को शूट कर देता है आगे की तरफ, जिसके बाद तो घास में आग लग जाती है। एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर से बहुत ज्यादा यहाँ पर से हिला रहा है पेड़ पौधे को और बाकी चीजों को यहाँ पर से हिला रहा होता है, मतलब कि एक वाइन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। और ये कहने लगता है क्या ये मेरा इमेजिनेशन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास कोई ना कोई तो है, और अगर किसी को पता चल गया मेरी टेक्निक और सीक्रेट्स के बारे में तो मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यांकाई कहने लगता है कि अब टाइम हो चुका है साफ सफाई करने का। उसके बाद तो घर के अंदर चले जाते और ये एपिसोड हमारा यहीं के यहीं खत्म होता है। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जो कि उसी पेड़ पर बैठी हुई होती है। वो यांकाई को देखते हुए कह रही होती कि तो इम्पॉसिबल है, तुम कल बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और आज तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी आ रही होती है और वो कह रहा होता है बंदा जो गाड़ी को चला रहा होता है कि हटो हटो यहाँ से हटो। और उसके बाद तो हमें दिखाया जाता है वो यांकाई को ठोकने वाला होता है उस गाड़ी से, बट जैसे ही वो गाड़ी यांकाई को ठोकते तो यांकाई पीछे जाने लगता है। बट थोड़ी देर बाद जो गाड़ी पलट जाती है, साथ में जो बंदा गाड़ी को ला रहा होता है वो भी पलट जाता है गाड़ी के साथ ही। वो मोटू कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर यांग, मैंने तुम्हें अपाइज नहीं बनाया है ना। वो मोटा यांकाई के शरीर को चेक करने लगता है और कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। पेड़ पे बैठे हुए लड़की भी सोच रही होती है कि इतनी बड़ी गाड़ी से टक्कर लगी और इसको अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। अभी तो यांकाई को 3 साल हो चुके हुए, उसने अभी कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है। क्या उसने आधी रात में ही कोई ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसके बाद तो मोटू कहने लगता है कि मैं डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मिस्टर मैंग तो मुझे मार ही डालेंगे। तभी यहाँ पर से यांकाई कहने लगता है कि मिस्टर मैंग कंट्रीब्यूशन मिस्टर मैंग की बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो बंदा कहने लगता है लिंगसियाओ पवेलियन के अलावा यहाँ कोई और मिस्टर मैंग रहते भी हैं क्या। अभी वो मोटू यांकाई को कहने लगता है तुम ठीक हो ना सच में। तभी यांकाई कहने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वही कहते हुए बंदा जाने लगता है यहाँ से। यांकाई कहने लगता है आज तो न्यू ईयर का 8वां दिन है और यही दिन होता है ना जब सभी लोग अपने रिडीम करते हैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट को। देखकर ऐसा लगता है कि मुझे भी कंट्रीब्यूशन हॉल जाना पड़ेगा अपने पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर से एक हॉल का सीन। वहाँ पर एक बुड्ढा होता है, साथ में 2 लड़कियां बाहर जा रही होती हैं और वो उनको देख रहा होता है पीछे से। क्योंकि अगर आप भी देखो तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा मटक रही हैं। ये देखने के बाद तो बुड्ढा काफी ज्यादा पागल हो चुका होता है। उसके सामने आ जाता है एक बंदा, जिसके बाद तो बुड्ढा इधर उधर से देखने लगता है, बट वो बंदा वहाँ पर से बार बार उसकी जगह को घेर लेता है और उसको देखने नहीं देता है। और तभी वो बंदा जो बाहर जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि यांकाई भी यहीं पर आ रहा होता है और उस बंदे का उसका सामना भी होता है। बट यहाँ पर से वो एक दूसरे को जो है नहीं देखते, मतलब कि एक दूसरे को बिल्कुल भी भाव नहीं देते। बट उस बंदे की यहाँ पर से पोटली गिर जाती है जिसको यांकाई पकड़ लेता है और जिसके बाद तो वो सोचने लगता है कि यांकाई ने उसकी पोटली को चुरा लिया है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। यांकाई से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर के सामने। और तभी यांकाई कहने लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हो चुकी है, यहाँ पर आपका पैसों का बैग नीचे गिर रहा था और मैंने बस उसको पकड़ लिया है। उसके बाद तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं 3 साल का बच्चा नजर आता हूँ कि तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारी इतनी साफ आई साइड है कि तुम्हें बस मेरी पोटली दिखी और तुमने उसको फटाफट से कैच कर लिया। क्या मैं इतना पागल नजर आता हूँ? अच्छे अच्छे लोग ऐसा नहीं कर सकते। यांकाई से वो कहने लगता है अगर तुम कुछ नहीं कहते हो कि इसका मतलब है कि तुमने एडमिट कर लिया है तो फटाफट से जमीन पर झुक जाओ और मेरे यहाँ पर से पेड़ पड़ने लगो। बट यांकाई तो उसको धमकी देने लग जाता है। उसके बाद तो वो बंदा कहने लगता है कि आज तुम्हें लिंगशियाओ पवेलियन की स्किल को दिखाता हूँ जो कि काफी ज्यादा यूनिक है और तुम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने वाले उसको, क्योंकि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पीटने वाला हूँ। जिसके बाद तो स्टोन का टुकड़ा उसके घुटने पर आके लगता है, जिसके बाद तो वहीं पे नील डाउन हो जाता है। यांकाई उसको किक मारने वाला होता है और वो यहाँ पर से कहने लगता है कि तुम पहले से ही घुटनों पर आ चुकी हो, तुमने मुझसे माफी मांग ली, तो मतलब कि तुमने खुद ही एडमिट कर ली अपनी गलती। उसके बाद तो वो कहने लगता है कि तुम इस बच्चे को 1 साल के लिए तो बचा सकती हो, बट 15 साल के लिए कैसे बचाओगे। और जिसके बाद तो वो लंगड़ाते हुए यहाँ से जाने लगता है और यांकाई से कह रहा होता है कि बस तुम मेरा इंतजार करना। यांकाई भी कहने लगता है ऑफिशियल डिसाइपल तो सच में काफी ज्यादा कूल है। यांकाई आ चुका होता है हॉल के
अंदर जिसके अंदर बुड्ढा लेटा हुआ होता है, यांग काई कहने लगता है कि प्रेटेंड करना बंद कर दो। वैसे धन्यवाद मुझे बचाने के लिए मिस्टर मैंग, कहने लगते हैं कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो मुझे 1 टावर जरूर से इनवाइट करना। यांग काई कहने लगता है कि तुम्हारी पुरानी हड्डियां बिल्कुल ठीक है, मेरे पास कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट है जो कि मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। फिर तो यांग काई और बुड्ढा आपस में बात करने लग जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय से बात नहीं की थी। यांग काई अपने पेट को पकड़ता है, बुड्ढा कहने लगता है कि हर कंट्रीब्यूशन पॉइंट का 10 टेल्स मिलता है जो कि सिल्वर का होने वाला है। बाकी लोग अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट इस सीक्रेट कोड को लिए परचेस करते हैं। मिस्टर मैंग कहने लगते हैं कि तुम्हें लिंगशियांग पवेलियन के अंदर रहना पड़ेगा। मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ, तुमने मुझसे एक बार नहीं 2 बार झूठ बोला है। जिसके बाद तो यहाँ पर से बुड्ढा उसके मुंह पे ही जो पानी फेंक देता है अपने मुंह से और कहने लगता है लिटिल बास्टर्ड। जैसे यांग काई बाहर जा रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है वही ढाटे वाली गल का यहाँ पर से सामना हो जाता है यांग काई के साथ। मिस्टर मैंग ने भी उसके ऊपर जूता फेंक कर मार दिया होता है, बट वो लड़की जो जूते को पकड़ लेती है, जिसके बाद तो जूते में से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। मिस्टर मैंग कहने लगता है कि डिसाइपल वापस आ चुकी है, मेरा जूता मुझे वापस कर दो। उसके बाद तो लड़की भी कहने लगती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि तुम यांग काई की बहुत ज्यादा चिंता करते हो। मिस्टर मैंग कहने लगते हैं कि बस किसी पर ट्रस्ट करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यांग काई एक जगह पर आ चुका होता है, यहाँ पर से मेला सा लगा हुआ होता है थोड़ा सा। तभी यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो बोरी की यहाँ पर से उठा रहा होता है और वो रख रहा होता है ऊपर की तरफ, बट यहाँ पर से वो गिर जाता है। जिसके बाद तो उसे देखने के बाद यहाँ पर से 2 लोग जो हैरान हो जाते हैं, बट यांग काई उस बंदे को भी पकड़ लेता है, साथ में जो बोरी आ रही होती है उसको भी एक हाथ पर पकड़ लेता है। जिसको देखने के बाद तो वो लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। यांग काई अपना हाथ थोड़ा ऊपर करता है, बोरी ऊपर चली जाती है। उसके बाद ये कहने लगते हैं कि अंकल है क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? तभी वो अंकल भी कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक लड़की आती है और कहती है कि ब्रदर यांग आपका जो राइस है वो बिल्कुल तैयार है, और वो बोतली जो इसको दे देती है। और जो ओल्ड वुमन है वो कहने लगती कि जाने से पहले थोड़ा खाना खा लो। यांग काई कहने लगता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मेरे पास कुछ काम है करने के लिए। यांग काई कहने लगता है कि इस बोरे में कुछ तो गले थे। तभी यहाँ पर से वो जो ओल्ड मैन है वो कहने लगता है क्या इसमें से कुछ गायब है? यांग काई कहने लगता है ज्यादा कुछ नहीं। तभी जो लड़की वो पीछे जाने लगती है और बॉस लेडी से कहती है कि मैंने इस बोरे में थोड़ा सा और राइस डाल दिया ओल्ड सी एंड मी के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो ओल्ड वुमन है वो कहने लगती कि थोड़ा सा और चावल है। तो यहाँ पर से मैं हर बार जब भी आता हूँ आप मुझे थोड़ा ज्यादा चावल दे देती हैं। ओल्ड वुमन कहने लगती है कि मैटर नहीं करता। ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम वहाँ पर अकेले रहते हो और ये तो बस कुछ चावल है जो कि हम तुम्हें दे रहे हैं, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मोटू और एक पतलू आ चुका होता है। मोटू जो होता है यांग काई के बोरे पर लात मारता है, बोरा काफी ज्यादा दूर चले जाता है और मोटू कहने लगते हैं दुकानदारों से कि तुम्हारे जो चावल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पॉइजनस है। मोटू कहने लगता है कि देखो मेरे भाई को जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था पहले, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन लोगों के साथ फ्रॉड करना चाहता है। और अब तभी वो उसके पेट में मार देता है और एक पंच, और कहने लगता है कि देखो अब ये मर रहा है। ओल्ड मैन कहने लगता है कि देखकर ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी हो चुकी है। मोटू कहने लगता है गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मैंने तुम्हारे चावल बिल्कुल भी नहीं खाए थे, इसलिए मैं अपने भाई की तरह पतला नहीं हुआ। मोटू ओल्ड मैन को मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर यांग काई आ जाता है और कहने लगता है कि 2 लोग, और मोटू वहीं पर गिर पड़ता है। जिसके बाद जो उसकी पोटली होती है वो एक जगह जाकर गिर जाती है। यांग काई पोटली को देख कर कहता है कि तो मुझे फेमिलियर लग रही है, जैसे कि मैंने कहीं देखी है। तभी मोटू कहने लगता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। ओल्ड मैन कहने लगता है कि मिस यांग का तुम्हारे भाई की पॉइजनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, इवन ये मैटर भी नहीं करता है। और तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा पेन में है, तो तुम्हें जाना चाहिए एक डॉक्टर के पास। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसों की कमी है तो मैं डॉक्टर को एडवांस में फीस दे सकता हूँ। मोटू कहने लगता है कि क्या हम तुम्हें डाकू बदमाश लगते हैं? यांग काई कहने लगता है कि आखिरकार ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद तो जो मोटू होता है यहाँ पर से देखने लगता है पीछे की तरफ। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा यहाँ पर से आ रहा होता है, जिसके साथ जो यांग काई का बहस हो चुका था और यांग काई के घुटनों में गिर चुका था एक पत्थर की वजह से। मोटू कहने लगता है कि तुम कौन हो? उसके बाद वो इसको मोटू को एक फैन मार देता है इस साइड से, और एक उस साइड से उस लड़की को देख रहा होता है पीछे की तरफ जो खड़ी हुई होती है। उस लड़की को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। वो जो लड़की होती है अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। यांग काई भी सोचने लगता है कि इस यूनिकॉर्न मनी बैग का मुझे याद आ चुका था, वो किसका बैग है? ये तो इसी पर्सन का है ना जो कि मेरे सामने है। क्या ये हो सकता है कि इस मैटर का लेना देना इस पर्सन के साथ हो सकता है? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये कहते हैं हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।